Hello students, welcome to my channel Anubhuti Classes, the world of knowledge, and I am Rahul Saxena. स्टूडेंट्स, आज हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वहां पे उसको नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पहले ये समझिए कि कंपनी की टोटल कैपिटल क्या होती है। कंपनी जो है, जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे काम छोटा हो या चाहे काम बड़ा हो, किसी भी तरह के काम को शुरू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है। यहां तक कि हम कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो उसके लिए हमको पैसों की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि हम वो पैसा किस तरीके से मैनेज करते हैं। थोड़ा सा पैसा क्या करते हैं, हम अपने घर से लेके आते हैं, और अगर हमारे पास पर्याप्त रूप से वो पैसा नहीं है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बाहर से लोन के रूप में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम बिजनेस शुरू करते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने पास से लगाते हैं, थोड़ा सा बाहर से लगाते हैं। सेम यही काम एक बिग लेवल पे, एक बड़े लेवल पे कंपनी करती है। कंपनी जो है वो अपनी टोटल कैपिटल को कैसे मैनेज करती है कि थोड़ा सा क्या करती है कि वो ओनर्स फंड से लेके आती है। कंपनी क्या करती है कि उसको किस तरीके से मैनेज करती है, कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को मैनेज करती है, टोटल कैपिटल को मैनेज करती है, थोड़ा सा वो ओनर्स फंड से लेके आती है, ओनर्स फंड से, और थोड़ा सा वो किससे लेके आती है, थोड़ा सा वो बारोड फंड से लेके आती है। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपनी टोटल कैपिटल मैनेज करती है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि ओनर्स फंड में क्या होते हैं, ओनर्स फंड्स में शेयर कैपिटल होती है और कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग होती है, कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लसेस होते हैं, जो क्या करते हैं, जो जिसका पूरा राइट किसके ऊपर होता है, जिसके वो पूरा राइट ओनर्स को होता है। तो यहाँ पे ओनर्स फंड टोटल कैपिटल को फॉर्म करते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, बारोड फंड। बारोड फंड कहने का मतलब है कि कंपनी जितना भी क्या करती है, बाहर से लोन वगैरह उठाती है, उसको बारोड फंड में हम रखते हैं। तो इस तरीके से क्या करती है, कंपनी का एक टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कंपनी का टोटल कैपिटल होता है। अब ये तो हुई टोटल कैपिटल की बात, आपको समझ में आएगा कि टोटल कैपिटल क्या होती है। अब यहां पे बात यह है कि कंपनी के सामने सवाल होता है कि कंपनी जो अपनी टोटल कैपिटल है उसमें कितना वो ओनर्स फंड से रखे और कितना वो अपना बारोड फंड से रखे। ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है कंपनी के सामने कि कितना वो क्या करे, कितना वो बारोड फंड से रखे यानी कितना वो इक्विटी से रखे, और कितना वो बारोड फंड यानी कितना डेप्ट का पैसा लेके आए कि कंपनी का एक सुटेबल बिजनेस फॉर्म हो सके, कंपनी का एक सुटेबल कैपिटल फॉर्म हो सके, जिससे क्या हो सके, जिससे बिजनेस जो स्मूथली चले और जो क्या हो सके, जो आगे हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन काम यही है कि वो ये बताता है कि कितना आपको ओनर फंड में रखना है और कितना आपको डेप्ट लेके आना है कैपिटल को फॉर्म करने के लिए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कॉम्बिनेशन बताता है किसका, डेप्ट का और किसका, इक्विटी का। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डेप्ट और इक्विटी की कॉम्बिनेशन को बताता है। एक दूसरा मीनिंग में हम कैपिटल स्ट्रक्चर का देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रेफर करता है टू द कॉम्बिनेशन, सेम ऊपर की तरह मीनिंग है इसकी भी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रेफर करता है कॉम्बिनेशन को, किसके कॉम्बिनेशन को, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड को क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, ओनर्स फंड के कॉम्बिनेशन का, एंड बारोड फंड मींस डेप्ट यानी कि डेप्ट को। तो यहां पे कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर का एक ही मीनिंग निकलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है कॉम्बिनेशन दिखाता है किसके बीच में, डेप्ट और इक्विटी के बीच में। अगर मैं इसको एक इक्वेशन के रूप में आपको दिखाना चाहूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक इक्वेशन होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो इक्वेशन होता है वो होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, यानी कितना डेप्ट और कितना इक्विटी का प्रोपोर्शन रखा जाए कि एक सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। यहां पे क्या है, यहां पे एक तीसरा पॉइंट है जो कहता है ए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन, एक सबसे बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है विच शुड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर के वेल्थ को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, या दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। आखिर में यही तो एम हर बिजनेस का होता है कि प्रॉफिट को क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो यह हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं कंपनी क्या करती है कि पूरा अपना इक्विटी से ही लगा ले, यानी ओनर फंड से लगा ले,
या क्यों नहीं कंपनी पूरा का पूरा डेप्ट से यानी कि बाहर से पैसा लेके लगा ले। अब यहाँ पे अगर मैं डेप्ट की बात करूं तो डेप्ट एक चीपर सोर्स होता है, यानी एक सस्ता तरीका होता है कंपनी में पैसा लगाने का। लेकिन ये इसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि कंपनी को क्या होता है कि डेप्ट के ऊपर एक लीगली कंपनी को क्या होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर मान लीजिए कभी कंपनी को लॉस सफर होता है और कंपनी इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर पाती है, तो क्या हो सकता है, जो क्रेडिटर जो है कंपनी के, वो इस बात के लिए कंपनी के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि वो अपनी असेट से क्या करे, उनके लिए इंटरेस्ट को मैनेज करे। ये तो बात हुई बारोड फंड की। बारोड फंड थोड़ा सा रिस्की भी होता है, इस बात को लेकर रिस्क होता है। दूसरी बात यह है कि जो इक्विटी होता है या ओनर्स फंड जो होती है, वो एक कॉस्टली सोर्स है कंपनी के लिए मैनेज करने का। उसके लिए आपको ऑफकोर्स इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ता है, लेकिन वो कॉस्टली सोर्स है और हर किसी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो ओनर फंड से सारा का सारा कैपिटल को मैनेज कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अब एफिशिएंसी इसी में है, उसकी कुशलता इसी में है कि वो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए डेप्थ और इक्विटी के बीच में, कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर एक सुटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर हो सके और कंपनी जो स्मूथली बिजनेस को कर सके। अब यहाँ पे मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बताया है और आपको यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको फार्मूला भी बताया है। कैपिटल स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या होता है, डेप्थ अपॉन इक्विटी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को फाइनेंशियल लिवरेज भी कहते हैं। अब फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो अपना जो फाइनेंस मैनेज करती है, उस फाइनेंस में से कितना वो डेप्ट कैपिटल के रूप में लेके आती है। तो चलिए इसके मीनिंग को देखते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मीन सी क्या है कि यूज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि हम जो हमारे जो फाइनेंस के सोर्स हैं, जब इस तरफ ध्यान देंगे कि मैंने फाइनेंस के सोर्स आपको देखिए ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाएंगे सोर्सेज के फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो अब कंपनी के है कि यूज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस के सोर्स का इस तरीके से प्रयोग किया जाए इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में इस तरीके से प्रयोग किया जाए टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से मैनेज किया जाए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मींस ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइजेशन किया जा सके या शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। यहां पे देखिए, यहां पे फाइनेंशियल लिवरेज का या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक और मीनिंग है। फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है, इसको रेफर करता है टू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ, कि कितना क्या है, हमें डेप्थ का प्रोपोर्शन रखना है इन द ओवरऑल कैपिटल। जो पूरी कैपिटल हमें कंपनी की रखनी है या कंपनी की जो टोटल कैपिटल रखनी है, उसमें डेप्थ का कितना पोर्शन हमको रखना होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। यहां पे क्या है, अगर मैं आपको इसको फार्मूले के रूप में बताऊं कि फाइनेंशियल लिवरेज का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला सेम वही होता है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा है, यानी कि डेप्थ अपॉन इक्विटी। तो ये मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर का, और विशेष करके ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है कई बार पूछा गया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैंने आपको समझाया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया। अब हमको ये देखना है एक कंपनी में या एक फर्म में या एक इंस्टीट्यूट में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को उसको प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहला जो मेरा फैक्टर है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन कहने का मीन्स ये होता है कि एक कंपनी में कैश की स्थिति कैसी है, वहां पे कैश किस तरीके से आ रहा है, वहां की सेल कैसी है, क्या कंपनी में जो कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी कंपनी के अंदर जो कैश आ रहा है उसकी बिक्री के थ्रू या उसकी और एक्टिविटीज के थ्रू, तो कैश का इतना सफिशिएंट है कि उसके सारे ऑब्लिगेशंस को पूरे कर सकेगा। ऑब्लिगेशंस कहने का मतलब ये है कि क्या वो जो उसने लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट टाइमली पूरा हो सकेगा, या जब ऑब्लिगेशंस यानी कि लोन पूरा करने का समय आएगा तो क्या अपने सारे वो लोन दे सकेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर इस बात को देखता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट, कि जो भी हमको पेमेंट करने हैं वो कैश फ्लो हमारा पूरा कर सके, कैश इनफ्लो से उसको पूरा होने की उम्मीद हो। तो यहाँ पे पहला मेरा फैक्टर डिटरमाइन करता है कैश फ्लो पोजीशन। यहाँ पे दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
दूसरा फैक्टर जो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को असर डालता है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहने का मीन्स ये होता है कि कंपनी की अर्निंग कितनी है, उस अर्निंग को देखते हुए क्या कंपनी ने जो लोन लिया है, जो कंपनी ने डेप्ट लिया है, क्या वो डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है क्या कंपनी उसको पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मीन्स ये होता है कि कंपनी की जो भी अर्निंग है वो अपनी अर्निंग से इंटरेस्ट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, उस अर्निंग में पूरा इंटरेस्ट कवर होता है या नहीं होता है। एक बात ये समझ लीजिए, जितना ज्यादा कंपनी अपना अर्निंग करती है उतना ही ज्यादा वो क्या कर सकती है, डेप्ट ले सकती है और इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा वो पेमेंट कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, इट रेफर्स अर्निंग्स ऑफ कंपनी, यानी कि डेप्ट कवरेज रेशियो क्या एक्सप्रेस करता है, इट रेफर्स अर्निंग्स ऑफ कंपनी, ये किसी कंपनी की अर्निंग को एक्सप्रेस करता है टू कवर द इंटरेस्ट, कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं कि आईसीआर का फार्मूला क्या होता है, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ईबीआईटी। ईबीआईटी मींस कहने का मींस ये होता है कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि जितनी भी मेरी अर्निंग हुई है, जितनी भी मेरी कमाई हुई है, जितनी भी मेरी इनकम हुई है, वो सारी अर्निंग को क्या रखा जाता है, यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, और अपॉन इसके नीचे क्या है, अपॉन इंटरेस्ट, अपॉन इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालते हैं और ये देखते हैं क्या कंपनी की अर्निंग इतनी सफिशिएंट है जो उसकी इंटरेस्ट को पूरा कर सकेगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर हाई आईसीआर आता है आपका, अगर हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी और ज्यादा फंड ले सकती है, कंपनी और ज्यादा उधार ले सकती है। लेकिन यही इसके उल्टा, अगर कंपनी का लोअर आईसीआर है, यानी कि कंपनी का आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो कम है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी लेस बारोड फंड रखेगी अपने पास। अब यहाँ पे जो तीसरा फैक्टर है जो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है वो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो और कोई नया रेशियो नहीं है, वास्तव में आईसीआर का ही एक एडवांस रूप है। इस रेशियो में क्या देखा जाता है, जैसे कि आईसीआर में केवल इंटरेस्ट के बारे में सोचा जाता है, लेकिन डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो में यह देखा जाता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट के साथ साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो कंपनी ने मेनली अमाउंट उधार में लिया है या डेब्ट में लिया है, क्या उसको भी कंपनी वापस कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, इट टेक्स केयर ऑफ इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो लेता ही लेता है जैसे कि आईसीआर देता है, इसके साथ साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट का भी ध्यान रखता है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी कंपनी टाइमली पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ पे डीएससीआर का एक फार्मूला है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा टैक्स जो है किसके बाद होगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाएगा, फिर उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ा जाएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया जाएगा और फिर उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किए जाएंगे। इस फार्मूले को कायदे से देखिए, इसके अपॉन में होगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जितने भी हमारे ऑब्लिगेशन है दोबारा चुकाने वाले उन सबको हम उसमें अपॉन में लिखेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई डीसीआर, यानी कि जितना ये हाई होगा, जितना इसका रेशियो हाई होगा, उतना ही कंपनी क्या कर सकती है, और ज्यादा बारोड फंड ले सकती है, कि कंपनी और ज्यादा उधार ले सकती है, क्योंकि कंपनी इतनी एबल है कि जितना भी उधार लेगी उसको क्या कर सकती है, वो इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। और अगर उसके उल्टा अगर लेस डीएससीआर होगा, यानी कंपनी का डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो अगर कम होगा, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने बारोड फंड को लेस रखेगी, क्योंकि कंपनी फिर इतनी एबल नहीं है कि वो इंटरेस्ट को नहीं चुका सके। अगर मान लीजिए कि कंपनी ने फिर भी उधार दिया है और उसका डीएससीआर जो है वो कम है, तो कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है, कंपनी का लिक्विडेशन भी हो सकता है, यानी कंपनी को खत्म भी होना पड़ सकता है। अब अगला इसका चौथा पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर को डिटरमाइन करता है, उसका चौथा फैक्टर है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने जो पैसा लगाया है, कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर कंपनी को कितना परसेंटेज रिटर्न हो रहा है, क्या वो रिटर्न हाई हो रहा है या वो रिटर्न लो हो रहा है। अगर मान लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो कंपनी कैन टेक मोर डेट, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी और लोन ले सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तब उसके लिए इजी होता है, क्योंकि कंपनी को रिटर्न ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसके उलट अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो लो है, तो कंपनी को टैक्स अवॉइड, कंपनी को डेब्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि तब जो है कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, कठिन काम हो जाएगा, और कंपनी को डेब्ट को जो है वो अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोटेशन कॉस्ट, इसको आप जरूर देखिए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार आया है कि व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट।
अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट्स, कि कंपनी क्या करती है, कंपनी शेयर और डिवेंचर्स इशू करती है। जो कंपनी जो भी शेयर और डिवेंचर इशू करती है तो उनको इशू करने में कंपनी को कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा जितना भी खर्चा होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, प्रोस्पेक्टस को उसको टाइप करवाने का खर्चा होता है, उसको प्रिंट करवाने का खर्चा होता है, ये जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे फ्लोटेशन कॉस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, दिस कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर से रिलेट करती है। अब इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या खर्चे होते हैं, जैसे कंपनी एडवर्टीजमेंट पे करती है, कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन करती है, कुछ कमीशन दिया जाता है, और कंपनी क्या करती है, कुछ स्टेचुरी फीस वगैरह भी देती होगी, यानी कुछ लीगल फीस वगैरह भी कंपनी पेमेंट करती होगी जब भी इन सब शेयर या डिवेंचर्स को इशू करती होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। अब अगर क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी शेयर और डिवेंचर को इश्यू करती है तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, वो ज्यादा होगी, तब कंपनी का खर्चा ज्यादा होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा होगी। और यही अगर उलट उसके, अगर कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस में डील करती है तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होगी, वो लेस होगी। अब ये कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेफर करती है। क्या वो इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर करके मोर फ्लोटेशन कॉस्ट लेना चाहती है, क्या वो लोन्स एंड एडवांस लेके क्या करना चाहती है, फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस रखना चाहती है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मेरा जो छठा पॉइंट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, इकोनॉमिक पैरामीटर होता है किसी भी देश के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि स्टॉक मार्केट में दो कंडीशन होती है, या तो बूम की स्थिति हो सकती है, यानी कहने का मतलब यह है कि बूम की कंडीशन हो सकती है, यानी कंपनी जो, यानी कि जो शेयर मार्केट जो है उसमें खूब सारा पैसा हो सकता है, उसमें बूम हो सकता है, उसमें ऊपर चढ़ाव का काम हो सकता है, या फिर कंपनी में क्या है, मंदी का समय हो सकता है, यानी कि रिसेशन हो सकता है। अगर बूम का समय होता है तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर करती है, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो क्रिएटर जो होते हैं वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो शेयर वगैरह में पैसा लगा सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके उलट अगर रिसेशन का समय होता है, यानी मंदी का समय होता है, तो जो क्रिएटर्स जो होते हैं वो शेयर वगैरह में पैसा लगाने से बचते हैं। तब कंपनी के लिए ये प्रेफरेबल होगा कि कंपनी क्या करे, कंपनी बारोड फंड को इशू करे, जैसे कि डिवेंचर वगैरह। तब उनको ये श्योरिटी रहती है क्रिएटर्स को कि इनको एक टाइम पे सर्टेन रूप से उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जो सातवां पॉइंट है वो है टैक्स रेट। टैक्स रेट कहने का मतलब ये है कि आपके देश में जो टैक्स चल रहा है उसका रेट क्या है, क्या वो हाई रेट के टैक्स हैं, क्या वो लो रेट के टैक्स हैं। अगर मान लीजिए टैक्स रेट हाई होता है तो कंपनी के लिए डेप्ट लेना क्या होता है, वो चीपर होता है। तब कंपनी क्या करेगी, अगर टैक्स रेट हाई है तो कंपनी डेप्ट लेना प्रेफर करेगी, कंपनी लोन लेना प्रेफर करेगी। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी का टैक्स रेट लो है, यानी कि अगर देश में जो टैक्स रेट चल रहा है वो लो है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को तब इक्विटी में ही डील करना चाहिए, यानी कि तब कंपनी को शेयर कैपिटल इश्यू करनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये थे कैपिटल स्ट्रक्चर के वो फैक्टर जो किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।